डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज के क्लास में मैं आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला हूं। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये बताया था। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जैसे नाम से ही पता चल रहा, कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट इज कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। यानी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन होता है जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। क्या होता है जरा सा देख लीजिए। अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन के खास फॉर्म में, किसी पर्सनल प्रोनाउन के खास फॉर्म में अगर हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ दें तो इससे जो हमें प्रोनाउन मिलेगा उसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। सो यू कैन डिफाइन दिस इक्वेशन by saying that a personal pronoun that is formed by adding self or selves to a particular form of personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन के खास फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर जो हमें प्रोनाउन प्राप्त होगा, प्रोनाउन मिलेगा, उसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हम कहेंगे। अब प्रश्न यहां पे ये उठता है कि सेल्फ या सेल्फ्स दोनों में से कब जोड़ेंगे, दोनों में से किसको ऐड करेंगे हम, किस कंडीशन में? तो पर्सनल प्रोनाउन का जो सिंगुलर फॉर्म होगा उसमें सेल्फ जोड़ेंगे और जो प्लूरल फॉर्म होगा उसमें सेल्फ्स जोड़ेंगे। इस हिसाब से कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दो कैटेगरी के हो जाएंगे, सिंगुलर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, सिंगुलर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एंड प्लूरल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन के आधार पे, यानी निर्माण के आधार पे या स्ट्रक्चर के आधार पे, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के आधार पे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया था कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ेंगे। जैसे मैंने माई में सेल्फ जोड़ दिया, आई गेट माई सेल्फ। योर में मैंने सेल्फ जोड़ दिया, वी गेट योर सेल्फ। हिम में सेल्फ जोड़ दिया, हिमसेल्फ। हर में सेल्फ जोड़ दिया, वी गेट हर सेल्फ। इट में सेल्फ जोड़ दिया, इट सेल्फ। कभी कभी वन को भी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो वन में हम सेल्फ को जोड़ दिए तो हमको मिल गया वन सेल्फ। तो इस तरीके से ये सारे हमें सिंगुलर वाले कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिल गए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ। प्लूरल वाले का जरा देख लेते हैं। आवर में हमने सेल्फ नहीं जोड़ना है, सेल्फ जोड़ना है, तो हमें मिल गया आवर सेल्फ्स। अगर योर जो है प्लूरल के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए है, तो उसमें हम सेल्फ जोड़ देंगे, योर सेल्फ्स। उसी तरह देम में हमने सेल्फ जोड़ दिया तो हमें मिल गया देम सेल्फ्स। तो इस तरीके से तीन प्लूरल वाले हो गए, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। बाकी ये सिंगुलर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो गए। तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का काम क्या होता है, किस लिए इनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो काम के आधार पर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को दो कैटेगरी में रखा गया है। लेट्स सी देयर कैटेगरीज। काम के आधार पर हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव और दूसरा इंफैटिक। पहला रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा इंफैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को मैंने शॉर्ट में सीपीपी लिख दिया है। तो इस तरीके से कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के दो कैटेगरी हो गए। और ये कैटेगराइजेशन जो किया गया है ये फंक्शन के आधार पर किया गया है, काम के आधार पर किया गया है।
यानी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, उस हिसाब से इनको दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका आप हेडिंग बना लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझने के लिए जरा पहले मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूं, उसके बाद मैं इसके बारे में लिखूंगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर इसको लिख देता हूं। रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होते हैं जरा देख लीजिए। पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके बारे में। आपको पहले से पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में हम जब किसी एक्शन की बात करते हैं, वर्ब की मदद से जब किसी एक्शन की बात की जाती है और इस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करे तो इस एक्शन का इफेक्ट जिस पे भी पड़ेगा, जिस पर्सन या थिंग या एनिमल, जिस पे भी इस एक्शन का असर पड़ेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते। आमतौर पे ऐसा होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉन किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, जॉन किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट को। इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉन किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका जॉन है, ये कौन सा एक्शन कर रहा है, किल करने का, और इसका असर किस पे पड़ रहा है, और स्नेक पे। तो इसका असर जिस पे भी पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट जॉन हो गया एंड ऑब्जेक्ट अ स्नेक हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं या एक ही एंटिटी होते हैं। तो उस केस में उस चीज को बताने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो जरा उस सिचुएशन की भी बात हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। टेक अ लुक एट दिस सिचुएशन। अगर कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर कोई एक्शन करता है तो इस एक्शन का इफेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है और इस एक्शन का इफेक्ट भी झेलने वाला ऑब्जेक्ट ही होता है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। मैं इसको ऐसे लिख दूं, सब्जेक्ट जो इस एक्शन को कर रहा है और सब्जेक्ट ही इस एक्शन के इफेक्ट को झेल रहा है। तो जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएंगे या एक ही एंटिटी हो जाएगा, तो उस केस में वहां पे सेंटेंस में हमको रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या करेगा, ये रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या करेगा, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कराएगा। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए इफेक्ट को सब्जेक्ट पे ही ट्रांसफर करा देता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉन किल्ड हिमसेल्फ यस्टरडे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हिमसेल्फ के प्रयोग कर देने से इस एक्शन का इफेक्ट किस पे शिफ्ट किया जा रहा है, किस पे रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है, जॉन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस सेंटेंस में इस एक्शन का डूअर भी जॉन है और इस एक्शन के इफेक्ट को भी जॉन ही झेल रहा है। इसका मतलब कि जॉन यहां पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और जॉन यहां ऑब्जेक्ट भी है। तो जहां भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते हैं तो वहां हम रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का इफेक्ट यूज करते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कराता है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दैट reflects the effect of
action upon the subject. A compound personal pronoun that reflects the effect of action upon the subject is called reflexive. Reflexive compound personal pronoun. It is used when subject, here subject and object are same. Subject and object are same. तो जहां भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा वहां पे आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहेगा। और ये ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कराएगा। तो रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर उसको सेंटेंस से अगर आप हटा दें तो उसका सेंटेंस का अर्थ ही डिस्टोर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा है कि जॉन किल्ड हिमसेल्फ यस्टरडे, अगर मैं हिमसेल्फ हटा दूं तो सेंटेंस का अर्थ जो है वो क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब जरा एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। व्हाट इज एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन? एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसको जरा देखते हैं। तो ये ऐसा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कराता है। अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दैट डज नॉट reflect the effect of action upon the subject। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे ट्रांसफर या सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कराता। तो क्या करता है? Instead puts emphasis upon the subject is called emphatic कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। यानी emphatic कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के इफेक्ट को, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं कराता है, बल्कि ये सब्जेक्ट पे जोर देने का काम करता है। सब्जेक्ट पे जोर देने या सब्जेक्ट पे को एम्फेसाइज करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस शोज द सब्जेक्ट alone does an action। इसका मतलब हुआ एम्फेसिस करने का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन सब्जेक्ट ही खुद कर रहा है। ही इज नॉट टेकिंग एनी आउटसाइड हेल्प। विदाउट आउटसाइड हेल्प, बिना किसी बाहरी मदद के सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर एक्शन करे, इस चीज को एम्फेसाइज, इस पे जोर देने के लिए हम एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। और एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन उतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होता है सेंटेंस का। इसको आप सेंटेंस से हटा भी देंगे तो सेंटेंस के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। बस सिर्फ सब्जेक्ट पे जो एम्फेसिस किया जा रहा है वो एम्फेसिस नहीं होगा। यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। हियर subject and object are different। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है। जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा वहां हम रिफ्लेक्सिव कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है और सब्जेक्ट पे जोर देना है तब एम्फैटिक का यूज करेंगे। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, जॉन किल्ड a snake yesterday।
तो इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब हो गया और स्नेक जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है। अगर इसी में मैं एक और वर्ड यूज कर दूं, मैं लिखूं कि जॉन हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। तो यहां पे हिमसेल्फ जो है ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है। क्या जोर दे रहा है कि द सब्जेक्ट डिड नॉट टेक आउटसाइड हेल्प, ही डिड दिस एक्शन विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, ही डिड इट हिमसेल्फ। तो यहां पे हिमसेल्फ एक एम्फैटिक कंपाउंड पर्सन, दिस इज एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अगर इसको सेंटेंस के अंदर से हटा भी देंगे तो सेंटेंस के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। खासकर मैं स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपको सेंटेंस में चुनने के लिए दिया जाए कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन एम्फैटिक है, तो सिंपली आप देखिए कि जिसको हटा देने से सब्जेक्ट सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ खत्म हो जाता है, तो वहां पे वो रिफ्लेक्सिव है। और जहां पे एम्फैटिक है वहां से अगर हटा भी देंगे तो सेंटेंस के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, राधा ऑर्गेनाइज्ड दिस बिग पार्टी लास्ट वीक। राधा ऑर्गेनाइज दिस बिग पार्टी लास्ट वीक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राधा हो गई, कौन सा एक्शन कर रही है, ऑर्गेनाइज करने का। इसमें ऑब्जेक्ट हो गया दिस बिग पार्टी, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर इसमें मैं एक और वर्ड यूज कर दूं, एक कंपाउंड पर्सन प्रोनाउन लिख दूं यहां पे, हरसेल्फ। राधा हरसेल्फ ऑर्गेनाइज दिस बिग पार्टी लास्ट वीक। तो यहां पे हरसेल्फ जो है इस सब्जेक्ट राधा के ऊपर जोर देके कह रहा है कि राधा ने किसी और की मदद नहीं ली, उसने खुद से इस बड़े पार्टी का ऑर्गेनाइज किया, बड़े पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरीके से हरसेल्फ यहां पे, जिस तरीके से यहां पे हिमसेल्फ है, दिस इज एम्फैटिक कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंटेंस में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दो काम करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव वाला काम करते हैं और एक एम्फैटिक वाला काम करते हैं। तो फंक्शन के आधार पे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में बांटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, go and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.